दोस्तों, जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकंड ईयर का टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं और ये टॉपिक आपके रहने वाला है डीसी जनरेटर का। डीसी जनरेटर की इंट्रोडक्शन क्लास भी हो चुकी है और उसी के साथ उसके मेन जो पार्ट्स हैं उसका एक पार्ट हो चुका है। ये डीसी जनरेटर का तीसरा पार्ट रहने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए रहेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेसिक पार्ट्स कौन कौन से होते हैं डीसी जनरेटर के। डीसी मशीन कहे या फिर डीसी जनरेटर कहे, इनके पार्ट्स सेम होते हैं। तो आप सभी को लास्ट तक ये वीडियो देखना चाहिए और इसमें हम शेष बचे हुए सभी पार्ट्स को पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने योक, आर्मेचर और पोल सहित इम्पोर्टेंट कुछ पार्ट्स को पढ़ा था और जो बचे हुए पार्ट हैं वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। चाहे इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर हो या फिर आईटीआई बेस कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, इसकी दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आज का रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार के वीडियोज हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डीसी जनरेटर का तीसरा पार्ट। डीसी जनरेटर थ्योरी पार्ट नंबर 3। तो हम अब बात करेंगे पांचवें पार्ट की, जो है फील्ड कॉइल। हमने 4 पार्ट पहले पढ़ रखे हैं। कौन कौन से पढ़े हैं? तो पहले हमने पढ़ा है योक या फिर बॉडी फ्रेम, आर्मेचर पढ़ा है, पोल पढ़े हैं। पोल 2 प्रकार के होते हैं, सुसहित और मोल्डेड पोल। इस प्रकार से हमने पहले वीडियो में ये 4 पार्ट पढ़ रखे हैं। अब हम बात करेंगे वो है फील्ड कॉइल। फील्ड कॉइल क्या होती है इसके बारे में चलिए डिटेल से बात कर लेते हैं। डीसी जनरेटर के स्टेटर भाग में, यानी कि स्टेटर वह भाग होता है जो स्थिर रहता है, घूमता नहीं है। स्थिर भाग को स्टेटर कहा जाता है। स्टेटर में प्रयुक्त बॉडी के आंतरिक भाग में लगे पोल्स के ऊपर सुपर इनेमल तार के द्वारा उचित आकृति के फॉर्मों में फील्ड कॉइल फिट की जाती है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, आपकी जो ये स्टेटर होता है इसमें ये पोल लगे हुए हैं और पोल से जो वाइंडिंग की जाती है उन्हें फील्ड वाइंडिंग कहते हैं और ये की जाती है सुपर इनेमल वायर से। ये जो वाइंडिंग आपको दिखाई दे रही होगी इसे कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। ये आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, फील्ड वाइंडिंग यही होती है। दो पोल के ऊपर जो वाइंडिंग की जाती है उन्हें कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। स्थिर भाग यानी कि स्टेटर ये है और स्टेटर में ये 2 पोल लगे हुए हैं, एक पोल और दूसरा पोल। इन पोल पर जो सुपर इनेमल वायर से वाइंडिंग की जाती है उन्हें कहते हैं फील्ड क्वाइल और फील्ड वाइंडिंग या फील्ड क्वाइल कहा जाता है। और इन फील्ड क्वाइल को रोकने के लिए, ये आगे न आ जाए या हट ना जाए, इसके लिए हमें पोल शू का उपयोग किया जाता है। ये पोल शू यानी कि जूते की तरह जो पुल लगाए जाते हैं उन्हें पोल शू कहा जाता है और ये क्वाइल को रोकने का कार्य करते हैं। फील्ड कॉइल को रोके रखने का कार्य लेमिनेटेड पोल शू द्वारा किया जाता है। ये जूते की तरह जो पोल होते हैं उनके द्वारा कार्य किया जाता है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये जो पोल है उन पर जो की गई वाइंडिंग होती है यही होती है फील्ड वाइंडिंग या फिर फील्ड कॉइल। नेक्स्ट हम पार्ट की बात करेंगे, वो होता है ब्रश या फिर ब्रश होल्डर। तो आप सभी ने कार्बन ब्रश सुना होगा और सभी को पता है कि जनरेटर में जो ब्रश यूज किए जाते हैं वो होते हैं कार्बन के बने हुए। तो हम ब्रश की ही बात करेंगे। डीसी जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल, जिसे कहते हैं ईएमएफ को कम्यूटेटर से बाह्य परिपथ में, यानी कि हमें जो आउटपुट लेना है उसके लिए जो युक्ति प्रयोग की जाती है वह ब्रश कहलाती है। तो ब्रश का क्या काम होता है, डीसी जनरेटर के आर्मेचर ने जो ईएमएफ इंड्यूस्ड किया है उसे आउटपुट के रूप में हमें देने के लिए ब्रश का प्रयोग किया जाता है। ब्रश कार कम्यूटेटर से डीसी को एकत्रित करना है और हमें बाहर आउटपुट के रूप में देता है। इजी लैंग्वेज में कहे तो आर्मेचर जब घूमता है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है और ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसे कम्यूटेटर डीसी में बदलता है, क्योंकि ये ईएमएफ एसी का होता है।
तो कम्यूटेटर उसे डीसी में बदलता है, और कार्बन ब्रश होते हैं वो कम्यूटेटर की स्पर्श किए हुए होते हैं और उससे डीसी को लेकर हमें आउटपुट के रूप में डीसी करंट देते हैं। तो ब्रश का यही काम होता है, हमें आउटपुट के रूप में डीसी देना। डीसी जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल को कम्यूटेटर से बाह्य परिपथ को प्रदान करने के लिए जो युक्ति प्रयोग की जाती है उन्हें ब्रश कहते हैं। ब्रश को ब्रश होल्डर में कसा जाता है। ब्रश होल्डर होते हैं और उनमें ब्रश होल्डर को कस दिया जाता है। छोटे जनरेटर में कार्बन ब्रश का प्रयोग करते हैं, जबकि बड़े जनरेटर में कार्बन और तांबे के मिश्रित ब्रश का प्रयोग किया जाता है। तो वो बड़े जनरेटर का ब्रश होता है वो होता है कार्बन और तांबे से मिश्रित जो ब्रश बनते हैं वह बड़े जनरेटर में यूज किए जाते हैं, कार्बन प्लस कॉपर। और ब्रश के कार्य क्यों होते हैं, क्यों हम ब्रश को लगाते हैं, तो इसके लिए ब्रश का कार्य होता है कम्यूटेटर के साथ फिसलता हुआ संपर्क स्थापित करना। तो कम्यूटेटर होता है उसके स्पर्श किए हुए ब्रश रहते हैं और उससे डीसी को अपनी ओर एकत्रित करते हैं, डीसी करंट को अपने अंदर एकत्रित करके हमें देते हैं। विद्युत धारा को बाहरी परिपथ में या बाह्य परिपथ में भेजना, इनका ये दो मेन काम करते हैं डीसी ब्रश। ये इस प्रकार के ब्रश होते हैं, ये देख लीजिए, ये कार्बन के ब्रश है। ये होते हैं कार्बन के ब्रश जो कम्यूटेटर से स्पर्श किए हुए होते हैं और इन्हें ब्रश होल्डर में कसा जाता है। ये फ्लेक्सिबल वायर का एक होता है टुकड़ा, इसे हम कहते हैं पिगटेल। पिगटेल, ये फ्लेक्सिबल वायर का टुकड़ा होता है जिसे पिगटेल कहा जाता है, और ये पिगटेल ही हमें बाह्य परिपथ में करंट को देता है। अब ब्रश से रिलेटेड एग्जाम में दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो कि ब्रश का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, कार्बन के ब्रश का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, किसी और प्रकार के ब्रश का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता, ये क्वेश्चन होता है। और दूसरा होता है कि कार्बन ब्रश का कितना प्रतिशत भाग घिस जाए तो उसे बदल देना चाहिए, या फिर ब्रश का कितना प्रतिशत भाग शेष रहे तो उसे बदल देना चाहिए। तो ये इसका आंसर है कि यदि किसी ब्रश का 1/3 भाग घिस जाए तो उस ब्रश को बदल देना चाहिए, उसकी जगह नए ब्रश लगा देने चाहिए। और यदि किसी ब्रश का 2/3 भाग शेष रह जाए तो उसे बदल देना चाहिए। यानी कि या तो 1/3 घिस जाएगा तो बदलना है, और 2/3 रहेगा तो बदलना है। तो एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो पूछा जाएगा कि कितना प्रतिशत भाग घिस जाए तो बदलना चाहिए, तो 1/3 घिस जाए तो बदल देना चाहिए, और शेष बचेगा 2/3, तो हमें ब्रश बदल देना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन होता है कि कार्बन के ही ब्रश का प्रयोग क्यों किया जाता है। कार्बन के ब्रश का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अधिक तापमान पर भी कार्बन उपयुक्त तरीके से कार्य कर सकता है। यदि कम्यूटेटर से कार्बन ब्रश स्पर्श किए हुए रहते हैं तो वह गर्म हो जाते हैं और उनका तापमान भी बढ़ जाता है। तो यदि किसी और धातु के ब्रश का प्रयोग करेंगे तो वह गर्म हो जाएंगे और काम नहीं करेंगे, परंतु कार्बन अधिक तापमान पर भी अच्छे तरीके से कार्य कर सकता है। और कार्बन को सरलता से किसी भी आकृति में ढाला जा सकता है। इस प्रकार के किसी भी आकृति के ब्रश बनाए जा सकते हैं। कार्बन का एक अवगुण भी होता है कि यह इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। कार्बन का प्रतिरोध होता है वह बहुत अधिक होता है, परंतु जैसे जैसे उसमें तापमान बढ़ता जाता है कार्बन का प्रतिरोध कम होता जाता है। इसीलिए जब कार्बन के ब्रश का प्रयोग किया जाता है तो वह कम्यूटेटर से स्पर्श करते हैं और उनका तापमान बढ़ने से उनका प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है और वह अच्छे से काम करने लगते हैं। कार्बन की विद्युत धारा परिवहन की क्षमता होती है 4 से 6 एम्पियर। 4 से 6 एम्पियर करंट की उनकी प्रति वर्ग सेंटीमीटर उनकी विद्युत धारा वहन की क्षमता होती है, जो डीसी जनरेटर के लिए उपयुक्त मानी जाती है, यानी कि एकदम सही मानी जाती है। इसीलिए कार्बन के ब्रश का प्रयोग किया जाता है। कार्बन एक नरम पदार्थ होने के कारण स्वयं घिस जाता है, परंतु कम्यूटेटर को घिसने नहीं देता। इसलिए कार्बन का ब्रश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह स्वयं घिस जाता है और कम्यूटेटर को क्षति नहीं होने देता या फिर घिसने नहीं देता। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है वो होता है ब्रश लीड। ब्रश लीड किसे कहते हैं, तो मैंने अभी आपको दिखाया कि ब्रश के साथ जुड़ा हुआ या जोड़ा गया फ्लेक्सिबल तार का टुकड़ा होता है, उसे पिगटेल या फिर ब्रश लीड कहा जाता है। तार का यह टुकड़ा ब्रश का संबंध
बाह्य परिपथ से स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है, ये ब्रश है आपका, ये होते हैं ब्रश, और ये होती है पिग टेल, फ्लेक्सिबल वायर का टुकड़ा होता है, इसे कहते हैं पिग टेल या फिर ब्रश लीड। इसी से हमें बाह्य परिपथ में आउटपुट मिलता है। तो ये आउटपुट देने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, वो होता है एंड कवर। तो एंड कवर क्या होता है, इसके बारे में आइए देख लेते हैं। एंड कवर जनरेटर की बॉडी के दोनों ओर दो कास्ट आयरन से बने ढक्कन लगाए जाते हैं। तो जनरेटर होता है, उसके दोनों ओर कास्ट आयरन से बने हुए दो ढक्कन लगाए जाते हैं। इनमें बियरिंग लगी होती है, और जनरेटर को ठंडा करने के लिए एंड कवर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जहां से हवा आ सके और जनरेटर को ठंडा रखा जा सकते हैं। तो ये होते हैं एंड कवर। ये जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये होते हैं दो ढक्कन, इधर भी और इस साइड भी दो ढक्कन होते हैं, उन्हें एंड कवर कहा जाता है। इनमें ये छिद्र होते हैं छोटे छोटे, ताकि हवा आ सके और ये अच्छे से जनरेटर को ठंडा कर सके। ये होती है आपकी बियरिंग। बियरिंग को एंड कवर में कसा जाता है। अब बियरिंग क्या होती है, यही पार्ट है नेक्स्ट हमारे पास। मशीनों में प्राय दो प्रकार की बियरिंग काम में ली जाती है। बियरिंग का काम होता है, इसमें स्नेहक तेल लगाया जाता है, सिंथेटिक ऑयल, जिससे आर्मेचर स्पीड से घूम सके, यानी कि आर्मेचर को तीव्र गति से घुमाने के लिए बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। ये दो प्रकार की होती हैं। छोटे जनरेटर में बुश बियरिंग का काम लिया जाता है, और बड़े जनरेटर होते हैं उनमें बॉल बियरिंग या फिर रोलर बियरिंग काम में ली जाती है। दो प्रकार की बियरिंग होती है, एक होती है बॉल बियरिंग या रोलर बियरिंग, और दूसरी होती है बुश बियरिंग। बियरिंग क्या होती है, इस आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये होती है, ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये बियरिंग होती है जो आर्मेचर को तीव्र गति से घूमने के लिए सहयोग करती है। एक यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये दो होती है बियरिंग, एक यहाँ देख सकते हैं आप, और एक ये आप यहाँ देख सकते हैं। ये बियरिंग होती है जो आर्मेचर को तीव्र गति से घूर्णन करने में सहायता करती है। छोटे जनरेटर में बुश बियरिंग का काम लिया जाता है, और वहीं बड़े जनरेटर की बात करें तो रोलर बियरिंग प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है बेड प्लेट। बेड प्लेट क्या होती है, तो जनरेटर के आधार के प्लेट को बेड प्लेट कहा जाता है। जो जनरेटर का आधार होता है, यानी कि नीचे का जो हिस्सा होता है, उसे कहते हैं बेड प्लेट। ये कास्ट आयरन से बनाई जाती है, और इसे बोल्ट्स के द्वारा फाउंडेशन पर कस दिया जाता है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ जो प्लेट होगी वह बेड प्लेट कहलाती है। ये तो इसके स्टैंड है, और इसको जिस पे कसा जाता है वो होती है बेड प्लेट। इसमें आप आसानी से देख सकते हैं, ये जो प्लेट होती है उसे कहते हैं बेड प्लेट। बेड प्लेट, और इसके आधार को फाउंडेशन पर कसा जाता है, ये आधार होता है जनरेटर का। आई बोल्ट क्या होता है, जनरेटर को उठाने के लिए प्राय उसकी बॉडी पर एक गोल छिद्र वाला हुक लगाया जाता है, यानी कि जनरेटर को आसानी से उठा सके, इसके लिए एक गोल छिद्र का लगाया जाता है बोल्ट, हुक, उसे कहते हैं हम आई बोल्ट। इस प्रकार का होता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये होता है आई बोल्ट। और ये है आपका ऊपर टर्मिनल बॉक्स, जहां हम कनेक्शन करते हैं। ये है फिट या फिर स्टैंड, और ये है होता है योक या फिर फ्रेम। योक या फिर फ्रेम होता है टर्मिनल बॉक्स। अभी मैंने आपको बताया है कि टर्मिनल बॉक्स कहाँ लगे होते हैं। जनरेटर की बॉडी पर बेकेलाइट की एक मोटी शीट लगाई जाती है, जिस पर नट बोल्ट्स के द्वारा आर्मेचर और कम्यूटेटर के संयोजक सिरे कसे जाते हैं। तो बेकेलाइट की बनी हुई एक शीट होती है, जिसमें आर्मेचर और कम्यूटेटर के सिरे कसे जाते हैं, कनेक्शन किए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य जनरेटर द्वारा उत्पन्न किया गया ईएमएफ, विद्युत वाहक बल, लोड को प्रदान करना होता है। तो टर्मिनल बॉक्स क्या काम करता है, ये हमारे लोड को आउटपुट देने का काम करता है। यही हम कनेक्शन करके आउटपुट अपना प्राप्त करते हैं। ये होता है टर्मिनल बॉक्स, यहाँ हम कनेक्शन करते हैं और अपना आउटपुट प्राप्त कर लेते हैं। तो आज के हमारे इतने ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे। इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से हमने पार्ट पढ़े हैं। पहला होता है ये योक या फिर फ्रेम, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, फ्रेम। दूसरा पार्ट होता है स्टेटर, ये स्टेटर यहाँ है। ये होती है शाफ्ट। तो हम
अब शाफ्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। सारे पार्ट्स हमने पढ़ लिए, अब शाफ्ट ही बचा है। आर्मेचर और कम्यूटेटर के आधार का कार्य करती है। तो शाफ्ट होती है, उसी पे आर्मेचर और ये कम्यूटेटर लगे हुए थे, इस प्रकार की शाफ्ट होती है। इसे बियरिंग के द्वारा एंड प्लेट पर कसा जाता है और ये नरम लोहे की बनी होती है। तो शाफ्ट किसकी बनी होती है? नरम लोहे की बनी होती है। आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ये होती है आर्मेचर शाफ्ट। ये आर्मेचर शाफ्ट दिखा रखी है, यहाँ से यहाँ तक होती है। और यही होती है कम्यूटेटर, ये कम्यूटेटर है और ये आपका आर्मेचर है। आर्मेचर और कम्यूटेटर का आधार का कार्य करती है। नेक्स्ट हमारे पास है कूलिंग फैन। कूलिंग फैन क्या होता है? तो जनरेटर को ठंडा रखने के लिए कूलिंग फैन का प्रयोग किया जाता है। मशीन को ठंडा रखने के लिए आर्मेचर पर कम्यूटेटर के विपरीत साइड, कम्यूटेटर के सिरे के विपरीत सिरे पर कास्ट आयरन का बना हुआ पंखा लगाया जाता है। वही होता है आपका कूलिंग फैन। तो आप कूलिंग फैन को भी यहाँ देख सकते हैं, ये होता है कूलिंग फैन। कम्यूटेटर की विपरीत साइड होता है, यानी कि जिस साइड कम्यूटेटर है ठीक उसके विपरीत साइड ये कम्यूटेटर है और इसकी विपरीत साइड आर्मेचर पर ही लगा होता है कूलिंग फैन, जो जनरेटर को या फिर मशीन को ठंडा रखने के काम आता है। और नेक्स्ट पार्ट है हमारा कम्यूटेटर हो गया, कूलिंग फैन, ये होते हैं कार्बन ब्रश और ये होते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर के स्पर्श किए हुए कार्बन ब्रश होते हैं। ये वाइंडिंग कहलाती है आर्मेचर वाइंडिंग और जो पोल पे की जाती है उन्हें कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। तो ये होता है आपका डीसी जनरेटर या फिर डीसी मशीन। तो डीसी मशीन जनरेटर के हमारे सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके पढ़ेंगे वर्किंग प्रोसेस, कार्य प्रणाली और किस रूल पर आधारित होती है, यानी कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को पढ़ेंगे। साथ ही ये कितने प्रकार के होते हैं ये सब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हो तो जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको इसी प्रकार की वीडियो यहाँ मिलती रहती है।